नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। चैप्टर 1 संचार कौशल, चैप्टर 2 आत्म प्रबंधन कौशल या स्वयं प्रबंधन कौशल भी कहते हैं इसको। तीसरा है बुनियादी आईसीटी कौशल। हर चैप्टर से 10 एमसीक्यू और 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप यदि चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 संचार कौशल। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे पहले 10, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ऑब्जेक्टिव पहला, संचार का मौखिक उदाहरण है। ए भाषण, बी चित्र, सी संकेत, डी मुस्कान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाषण। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, संचार का उद्देश्य होता है। संचार का उद्देश्य क्या होता है? ए बहस करना, बी सूचना देना, सी विवाद करना, डी गुस्सा करना। तो इसका सही आंसर होगा बी सूचना देना। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कौन सा संचार गैर मौखिक होता है? ए बातचीत करना, बी फोन कॉल, सी शरीर की भाषा, डी समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी शरीर की भाषा। प्रश्न क्रमांक चौथा, संचार की प्रक्रिया में सबसे पहला घटक है। ए प्रेषक, बी संदेश, सी माध्यम, डी प्राप्तकर्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्रेषक। प्रश्न क्रमांक पांचवा, प्रभावी श्रोता की एक विशेषता है। ए बीच में टोकना, बी ध्यान से सुनना, सी मोबाइल चलाना, डी तर्क करना। तो इसका आंसर बी है ध्यान से सुनना। प्रश्न क्रमांक छठवा, ईमेल एक उदाहरण है। ईमेल किसका उदाहरण है दोस्तों? लिखित संचार का। किसका है? लिखित संचार का उदाहरण है। अब प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक होता है क्या? संदेश भेजना, बी उत्तर देना, सी जानकारी लेना, डी समझना। तो इसका उत्तर देना। फीडबैक मतलब होता है उत्तर देना। जैसे कि एक क्लास है और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और प्रिंसिपल आके पूछ रहा है कि टीचर किस प्रकार का पढ़ाता है, तो अब हम जानकारी देते हैं कि अच्छा पढ़ाता है। तो क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं, उत्तर देते हैं अपन। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां, परावाचिक संकेत में शामिल है। ए आवाज की गति, बी शब्दों का चयन, सी वर्तनी, डी व्याकरण। तो आवाज की गति। अब प्रश्न क्रमांक 9वां पढ़ते हैं। संचार में शोर नॉइस का अर्थ है। ए आवाज, बी बाधा, सी मोबाइल, डी गाना। तो इसका आंसर क्या है? बी बाधा। नॉइस मतलब होता है प्रदूषण, नॉइस मतलब होता है हल्ला। हल्ला क्या करता है? संचार को प्रभावित कर देता है। अब प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रभावशाली संचार में क्या आवश्यक है? ए बोलना, झूठ बोलना, बी स्पष्टता, सी बहस करना, डी इशारे करना। तो स्पष्टता। प्रभावशाली संचार में स्पष्टता होनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक पहला आता है, संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों देखिए, संचार के मुख्यतः पहला होता है मौखिक संचार। मौखिक मतलब होता है आमने सामने बातचीत करना। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, मौखिक संचार हो जाता है। दूसरा होता है लिखित संचार। लिखित संचार में क्या होता है? पत्र, ईमेल, संदेश, ये सब चीजें आ जाती हैं। एक कर्मचारी ईमेल भेजता है मैनेजर को, या अपन पत्र लिखते हैं किसी को। और तीसरा होता है गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक मतलब होता है इशारों के माध्यम से समझाना, खुशी दर्शाना, दुख दर्शाना, इस प्रकार। और चौथा होता है दृश्य संचार। दृश्य संचार मतलब देख के वीडियो, ग्राफिक्स वीडियोस या विज्ञापन देख करके उसमें समझना। तो मुख्यतः 4 प्रकार के संचार के माध्यम होते हैं। पहला होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है लिखित संचार, तीसरा होता है गैर मौखिक संचार और चौथा होता है दृश्य संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, अच्छे संचारक की विशेषता क्या होती है? तो अच्छे संचारक की विशेषता क्या होती है? स्पष्टता। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। दूसरा है सुनने की क्षमता। जो कोई बोल रहा है उसकी भाषा को सुनने की क्षमता होनी चाहिए।
तीसरा है सहानुभूति, अच्छे संचारक दूसरे की भावनाओं को समझ के सहानुभूति प्रकट करते हैं। चौथा होता है आत्मविश्वास। क्या होता है दोस्तों? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होनी चाहिए, प्रस्तुत करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। पांचवा होता है लचीलापन, अच्छे संचारक विभिन्न परिस्थितियों में अपने संचार कौशल को अनुकूल बना सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सुनने और बोलने के कौशल में क्या अंतर है? तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि सुनने का अर्थ होता है दूसरे की बात को ध्यान से सुनना या समझना, और जब हम दूसरों की बात को सुनते हैं या समझते हैं तो उसमें भी हमारे कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है बोलने का कौशल। जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो उस बात को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कितने स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है परावाचक संकेत, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो वे संकेत जो हम अपने शब्दों के अलावा शरीर, चेहरे या अन्य मौखिक माध्यम से व्यक्त करते हैं शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक भाषा, मुद्रा, इशारे, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, मुस्कुराहट, गुस्सा, उदासी। तीसरा आवाज का स्वर, ऊंचा नीचा, भावनाओं को दर्शाना। चौथा है स्पर्श, जैसे कि हम किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। पांचवा है दूरी और निकटता, जब हम दूरी बनाते हैं या करीब लाते हैं तो इस प्रकार के संकेत होते हैं। परावाचक संकेत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक पांचवें की ओर। फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक मतलब अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि यदि कोई नया टीचर आता है क्लास में और यदि वो पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद जाता है तो प्रचार पूछता है बच्चों से कि ये नया जो टीचर आया है किस प्रकार का पढ़ाया है, तो हम जवाब देते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा पढ़ाए हैं टीचर, तो ये हम क्या दे रहे हैं? उस टीचर के फीडबैक दे रहे हैं, उस टीचर के द्वारा पढ़ाई गई जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला क्या, अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। फीडबैक मिलने से हम प्रदर्शन को सुधार सकते हैं, अपनी ताकत को पहचान सकते हैं, निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं। चौथा, संचार में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार अब अध्याय दूसरा पढ़ेंगे, आत्म प्रबंधन कौशल। इसे बोलते हैं स्वयं प्रबंधन कौशल भी बोलते हैं। पहला प्रश्न है आत्म प्रबंधन में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो पहला है दूसरों पर निर्भर करना, बी स्वयं पर नियंत्रण रखना, सी दूसरों को दोष देना, डी समय बर्बाद करना। तो इसका आंसर है बी, स्वयं पर नियंत्रण रखना। स्वयं पर जब आप नियंत्रण रखते हैं तभी आप आत्म प्रबंधन को समझते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है आत्म प्रेरण का उदाहरण है या स्व प्रेरण का उदाहरण है? ए अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करना, बी दबाव में आना, सी हार मान लेना, डी शिकायत करना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में, स्मार्ट लक्ष्य में एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट मतलब होता है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न क्रमांक चौथे में चलिए, आत्मविश्वास होता है खुद पर विश्वास। क्या होता है? खुद पर विश्वास होता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक पांचवें की ओर चलते हैं, तनाव कम करने का एक तरीका है गुस्सा करना, ध्यान लगाना, सी मोबाइल चलाना, डी बहस करना। तो क्या है इसका? ध्यान लगाना। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी गलतियों को देख पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवें की ओर, समय प्रबंधन में क्या सहायक है? टू डू लिस्ट मतलब होती है दिनचर्या। आप अपनी दिनचर्या बनाइए। दिनचर्या आप देखेंगे तो आप समय को समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कौन सा समय आपका व्यर्थ जा रहा है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर चलते हैं, आत्म अनुशासन का मतलब है? ए नियमों का पालन करना, बी मनमानी करना, सी देर करना, डी शिकायत करना। तो इसका जो आंसर होगा नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना जो है आत्म अनुशासन कहलाता है या स्व अनुशासन कहलाता है। 8वां दिया है, आत्म प्रबंधन में कौन सी आदत लाभदायक है? ए दिनचर्या बनाना, बी बिना योजना के चलना, सी आलस, डी देर तक सोना। तो क्या है?
दिनचर्या बनाना। जब आप दिनचर्या बना लेते हैं तो आपकी आदत धीरे धीरे सुधरना चालू हो जाती है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 में की ओर चलते हैं। स्मार्ट का टी क्या होता है? टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड होता है, क्या होता है दोस्तों? टाइम बॉन्ड होता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10 में की ओर चलते हैं। सफल छात्र की पहचान क्या है? ए बहस करना, बी लक्ष्य तय करना, सी देर से काम करता है, डी बिना सोचे निर्णय लेता है। तो इसका आंसर क्या? लक्ष्य तय करता है। एक सफल छात्र अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करता है कि उसे कहां पहुंचना है, आगे उसके जीवन में क्या करना है उसको। इस प्रकार जो है सफल छात्र की पहचान है। चलिए प्रश्न क्रमांक पहले की ओर चलते हैं। आत्मविश्वास क्या है? एक छात्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो आत्मविश्वास एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास करने की भावना है। एक छात्र के लिए आवश्यक क्यों है? अच्छे प्रदर्शन के लिए। जैसे कि हम कोई कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं या निबंध प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास के बिना वो प्रस्तुत नहीं कर पाते दोस्तों। दूसरा, चुनौतियों का सामना करना। अगर चुनौती आती है, कोई पेपर आ रहा है और वो चुनौती दे रहा है कि ये करना है, तो उसको प्रस्तुत करना किसके बस के बाहर रहेगा? जिसके पास आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो वो डर जाएगा, जिसके पास आत्मविश्वास रहेगा वो चुनौती को एक्सेप्ट करेगा। तीसरा है निर्णय लेने में। निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। चौथा है आत्मसम्मान बढ़ाने में। आत्मसम्मान जो है बढ़ाने के लिए भी हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। समय प्रबंधन के 3 मुख्य लाभ बताइए। तो पहला है उत्पादकता में वृद्धि। समय प्रबंधन आपको अपने कार्य को प्राथमिकता देने और उन्हें अधिक कुशलता से पूर्ण करने में मदद करता है। दूसरा है तनाव में कमी करता है। तीसरा लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको समय प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आत्म प्रेरणा और आत्म अनुशासन में क्या अंतर है? तो अच्छे से इसको देखिए दोस्तों। आत्म प्रेरणा, आत्म अनुशासन 2 अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। पहला है आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा एक व्यक्ति की अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने की क्षमता। एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जबकि आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन एक व्यक्ति की अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों के नियंत्रण की क्षमता है। एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को करने, अनुशासन करने में मदद करती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। आत्म प्रेरणा और आत्म अनुशासन में क्या अंतर है? तो ये आप समझ चुके हैं अभी। चलिए तीसरा प्रश्न दिया है, स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो स्मार्ट एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करके हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। स्मार्ट में एस का मतलब होता है विशिष्ट। क्या मतलब होता है दोस्तों? विशिष्ट। लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। एम का मतलब होता है मापनीय, मेजरेबल, मतलब लक्ष्य को मापने के लिए एक मानक होना चाहिए। ए का मतलब होता है प्राप्त, अचीवेबल, लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। आर का मतलब होता है प्रासंगिक, रिलेवेंट, मतलब लक्ष्य अपने उद्देश्यों और मूल्यों से मेल खाता हो। टी होता है समयबद्धता, टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे मैं 3 महीने में ये काम करना चाहता हूं तो 3 महीने एक टाइम बाउंड हो गया और उस टाइम के अंदर मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 में चलिए। स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5वां दिया तनाव प्रबंधन के 2 तरीके समझाइए। तो तनाव प्रबंधन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ध्यान और योग। जब आप ध्यान और योग करते हैं तो आप अपने मन और शरीर को समझना चालू करते हैं और मन और शरीर को समझते समझते आप तनाव को समझना चालू कर देते हैं, तनाव को अपने वश में करना चालू कर देते हैं। दूसरा दिया है व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। ये गतिविधियां जो रासायनिक को बढ़ा देती हैं और मनोदशा को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक अब चलिए देखिए, अध्याय तीसरा चालू होता है आईसीटी, कौशल
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीटी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। किसे कहते हैं दोस्तों? सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है? ये एक हानिकारक प्रोग्राम है। क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर चलिए, डेटा और सूचना में क्या अंतर है? डेटा एक कच्चा होता है, सूचना संबंधित होती है। मतलब डेटा जैसे कि हम अपनी जानकारी देते हैं तो ये कच्चा चिट्ठा होता है, पर जब अब उसको सूचित करते हैं तो वो सूचना में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक जो है पांचवा देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग होता है तालिका बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? तालिका बनाने में उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक छठवां, ईमेल का उपयोग होता है। ईमेल का उपयोग किस में होता है? संदेश भेजने में। किस में? संदेश भेजने में उपयोग होता है। सातवां देखिए दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर एक उदाहरण है एमएस वर्ड का। किसका? एमएस वर्ड का उदाहरण है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक आठवां देखिए, कौन सी फाइल ईमेल से भेजी जा सकती है? तो पीडीएफ फाइल ईमेल से भेजी जा सकती है दोस्तों। फिजिकल किताब तो भेजी नहीं सकती, पेन किताब तो भेजी नहीं जा सकते। किसको भेज सकते हैं अपन? पीडीएफ को भेज सकते हैं। चलिए नौवां क्या दिया? कंट्रोल सी का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, पीडीएफ को कॉपी करने के लिए अपन कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं। आठवां दिया, कंट्रोल वी का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अपन कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अब प्रश्न चालू होते हैं इनका। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका उपयोग कहां कहां होता है समझाइए। तो आईसीटी का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। चलिए इसका उपयोग पहला कहां होता है? शिक्षा क्षेत्र में होता है, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से होता है। दूसरा व्यावसायिक डेटा विश्लेषण में, ऑनलाइन लेन देन में उपयोग होता है। तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं में। स्वास्थ्य सेवाओं मतलब रोगियों के रिकॉर्ड संबंधित जानकारियों को देने के लिए। सरकारी सेवाओं में उपयोग होता है, जैसा डेटा विश्लेषण करने के लिए, सरकारी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी का उपयोग होता है दोस्तों। चलिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका इस प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से कंप्यूटर में प्रभाव पहुंचाता है। पहला है डेटा की हानि, डेटा को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? डेटा को हानि पहुंचाता है। दूसरा सिस्टम की गति धीमी कर देता है, सिस्टम धीमा चलने लगता है। तीसरा सिस्टम की अस्थिरता, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को अस्थिर बना देता है, क्रैश होने लगता है, कंप्यूटर बार बार चालू बंद होने लगता है। इस प्रकार की समस्याएं पैदा कर देता है कंप्यूटर वायरस। तीसरा है डेटा और सूचना में क्या अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? डेटा कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं जो किसी विशिष्ट संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं। डेटा में कोई अर्थ या संदर्भ नहीं होता, या केवल कच्चे तथ्य होते हैं, जैसे कि कोई जानकारी। सूचना क्या होती है? सूचना डेटा को प्रोसेस करने, अर्थ निकालने में काम आती है। ठीक है, जैसे कि एक डेटा है, एक छात्र के परीक्षा के अंक दिए हुए हैं 80, 90, 70। सूचना क्या है? छात्र के परीक्षा के अंकों के आधार पर उसके प्रदर्शन की स्थिति। छात्र ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और वह उत्तीर्ण हो गया है। ये क्या है? सूचना है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? इंटरनेट क्या कहलाता है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों और सर्वरों को जोड़ता है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो एक संगठन या कंपनी के भीतर उपयोग होता है। इंटरनेट पर केवल संगठन के सदस्य ही एक्सेस कर सकते हैं और यह आमतौर पर इंटरनेट से अलग होता है दोस्तों। चलिए मैं इसकी पीडीएफ जो है इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा दोस्तों।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में क्या उपयोग होता है। तो दोनों एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। वर्ड क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, दस्तावेज बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, निबंध बनाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है दोस्तों, एमएस वर्ड का उपयोग होता है। एमएस एक्सेल का उपयोग किसमें होता है, तो ये एक स्प्रेडशीट है, डेटा विश्लेषण करने के लिए, गणना करने के लिए, इसका उपयोग बजट बनाने के लिए, फंक्शन फार्मूले इस सभी में इसमें होते हैं। फंक्शन फार्मूले किसमें होते हैं, एमएस एक्सेल में होते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसकी पूरी पीडीएफ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों और इसका पूरा पेपर आप ध्यान से पढ़िए।